नमस्कार। आज हम एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारी सोर्स के मुताबिक ये शायद देश के इतिहास का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल और ह्यूमन क्राइसिस बन सकता है। बात हो रही है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के दावों के बीच घिरा है और जिसके पीछे के फैक्ट्स सच में काफी चौंकाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कदर करने वाले हैं। पहला, द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट का स्केल। दूसरा, इसकी इकोलॉजिकल और ह्यूमन कॉस्ट। तीसरा, इसमें हुए कथित लीगल वायलेशंस। चौथा, मलाक्का स्ट्रेट से जुड़ा जियोपॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट। और आखिर में इसके पीछे के कमर्शियल इंटरेस्ट्स। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है। 81,000 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर को प्रोसेस कीजिए। सरकारी प्लान के हिसाब से इस मैसिव प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 81,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कोई मामूली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इस पूरे आइलैंड का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सोर्सेस के मुताबिक इस मेगा प्रोजेक्ट के 4 मेन पिलर्स हैं। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, मिलिट्री और सिविलियंस दोनों के लिए एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट, एक 450 MW का पावर प्लांट और एक बहुत बड़ी कमर्शियल टाउनशिप। अब ध्यान दीजिए, एस्टिमेट्स कहते हैं कि इस बिल्कुल शांत और प्रिस्टीन इलाके में लगभग 6.5 लाख लोगों को बसाने की योजना है। एक बिल्कुल अनछुए जंगल में अचानक इतनी बड़ी आबादी का आना क्या असर डालेगा? यही हमें हमारे अगले हिस्से पर लाता है। सेक्शन 2, इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन कॉस्ट, यानी इसकी पर्यावरणीय और मानवीय कीमत। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। अब सरकारी दावा यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1.82% जंगल काटा जाएगा। सुनने में काफी छोटा लगता है ना, लेकिन सोर्स ने पॉइंट आउट किया है कि ये फिगर तो पूरे अंडमान और निकोबार के टोटल एरिया का है। अगर आप सिर्फ ग्रेट निकोबार आइलैंड को देखें, जहां ये प्रोजेक्ट असल में बन रहा है, तो वहां का लगभग 15% हिस्सा इसमें चला जाएगा। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का एस्टिमेट है कि यहाँ करीब 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे। 1 करोड़, और वो भी ऐसे 100 साल पुराने पेड़ जो वहां के क्लाइमेट को नेचुरली कंट्रोल करते हैं। 29, सिर्फ 29। 2011 के सेंसस के अनुसार इस आइलैंड पर रहने वाली शोम्पेन जनजाति के सिर्फ 29 लोग ही रिकॉर्ड किए गए थे। ये दुनिया की उन आखिरी जनजातियों में से एक हैं जिनका बाहरी दुनिया से प्रैक्टिकली कोई कांटेक्ट नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर 6.5 लाख बाहरी लोग इस आइलैंड पर आएंगे तो इन आदिवासियों का क्या होगा? ये लोग अपने साथ ऐसी नई बीमारियां लाएंगे जिनके खिलाफ इन शोम्पेन लोगों के शरीर में कोई इम्यूनिटी ही नहीं है। और इस बात की सिवेरिटी आप इससे समझ सकते हैं कि 13 अलग अलग देशों के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स और सर्वाइवल इंटरनेशनल ने इसे क्या कहा है। उन्होंने इसे शोम्पेन जनजाति के लिए अ डेथ सेंटेंस, यानी एक मौत की सजा करार दिया है। सोर्स की रिपोर्टिंग क्लियरली बताती है कि ये सिर्फ लोगों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना नहीं है, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन के हमेशा के लिए खत्म होने का डर है। और बात सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुकती। गालाथो बे, जो लेदरबैक टर्टल्स की दुनिया की सबसे बड़ी नेस्टिंग साइट्स में से एक है, उसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर से सिकुड़कर सिर्फ 300 मीटर रह जाएगी। 16,150 से ज्यादा कोरल कॉलोनीज बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पर है। निकोबार मकैक्स जैसी रेयर स्पीशीज के तो एक्सटिंक्ट होने का खतरा बन गया है। आपको बता दूं, ये वही इलाका है जिसे यूनेस्को ने 2013 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने मैसिव स्केल के डैमेज के बावजूद इस प्रोजेक्ट को आखिर ग्रीन लाइट मिली कैसे? आइए देखते हैं सेक्शन 3, एलेज्ड प्रोसीजरल एंड लीगल वायलेशंस। सुकाय का आरोप है कि इसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को डायरेक्टली बाईपास किया गया है। पहली बात, रूल कहता है कि सब डिविजनल कमेटी में ट्राइबल मेंबर्स का होना मैंडेटरी है, पर वहां ऐसा नहीं था। दूसरा, जिस ग्राम सभा से इस प्रोजेक्ट को पास करवाया गया, उसमें एक भी ट्राइबल मेंबर शामिल नहीं था। और तीसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, इतने विशाल प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें महीनों या सालों लगने चाहिए, उसे जल्दबाजी में सिर्फ 6 से 7 दिनों के अंदर पूरा कर लिया गया। और ये चीज विजुअली कैसे दिखती है, सोर्स ने इसके भी सबूत दिए हैं। देखिए, 1997 में गैलथेया बे को एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का दर्जा दिया गया था। 2020 तक के सरकारी नक्शों में कोरल रीफ्स बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, लेकिन फिर 2021 में अचानक इस सैंक्चुरी को डी नोटिफाई कर दिया जाता है और नक्शों को इस तरह बदला जाता है कि कोरल रीफ्स गायब ही हो जाएं।
जैसा कि सोर्स क्लेम करता है, ये डिस्ट्रक्शन को ऑफिशियल पेपर से छुपाने की एक सीधी कोशिश थी। अब इन सभी सवालों के जवाब में एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, और वो है सेक्शन 4 द मलक्का स्ट्रेट आर्ग्यूमेंट, यानी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा। इस प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए अक्सर ये बात सामने रखी जाती है कि इंडिया इस बेस के जरिए मलक्का स्ट्रेट को चोक करके चाइना के ट्रेड को रोक देगा। लेकिन सोर्स इस दावे की ज्योग्राफिकल रियलिटी का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देता है। असलियत ये है कि मलक्का स्ट्रेट के जो मेन चोक पॉइंट्स हैं वो सिंगापुर और मलेशिया के पास हैं, जो कि ग्रेट निकोबार से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। ग्रेट निकोबार तो अंडमान सी में है, जो मलक्का स्ट्रेट का हिस्सा ही नहीं है। इतनी दूर से एक ओपन ओशन को चोक करना प्रैक्टिकली ना के बराबर है। और चलिए एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि हमने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो सोर्स हमें याद दिलाता है कि चाइना के पास ऑलरेडी बैकअप प्लान्स रेडी हैं। म्यांमार पाइपलाइंस, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेंट्रल एशिया से आने वाला तेल, यूरोप से जुड़े ट्रेन कॉरिडोर्स और यहाँ तक कि आर्कटिक सी रूट्स। चाइना ने पिछले 2 दशकों में इन रास्तों पर भारी इन्वेस्टमेंट की है, तो सिर्फ मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक करने से चाइना पंगु हो जाएगा, ये लॉजिक थोड़ा हवा-हवाई लगता है। इसके साथ ही सोर्स इस मिलिट्री इंटेंट पर एक और बड़ा सवाल उठाता है। इस एनालिसिस में हिस्टोरिकली ऐसे कई इंस्टेंसेस साइट किए गए हैं जहां डिप्लोमैटिक प्रेशर में आकर इंटरनेशनल पोर्ट प्रोजेक्ट्स रोके गए या फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने के लिए और भी कंसेशंस दिए गए। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में इंटरनेशनल प्रेशर के आगे खड़े होकर इस पोर्ट को किसी सुपर पावर के खिलाफ मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल करने की पॉलिटिकल विल कभी होगी भी? तो अगर नेशनल सिक्योरिटी और चाइना को रोकने वाला एंगल इतना सॉलिड नहीं है, तो आखिर इस मेगा प्रोजेक्ट का असली मोटिव क्या हो सकता है? ये हमें आखिरी सेक्शन पर लाता है, सेक्शन 5 कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स। जो मुद्दा यहाँ सबसे क्रूशल है वो ये है कि देश की सुरक्षा के नाम पर जो ब्लूप्रिंट पास हो रहा है उसमें दरअसल कसिनोज, लग्जरी रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और बड़े एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स बनाने की योजना है। कुल 116 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में से करीब 115 स्क्वायर किलोमीटर एरिया सिर्फ एक कमर्शियल टाउनशिप के लिए अलॉटेड है। आप खुद सोचिए, एक सदियों पुराने प्रिस्टीन नेचुरल रिजर्व को तोड़कर वहां कसिनोज बनाना, ये कैसा डेवलपमेंट है? और इस मेगा कमर्शियल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए सोर्स बताता है कि ऑलरेडी 11 बड़ी कंपनीज ने अपने एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट फाइल कर दिए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें अदानी पोर्ट्स जैसे बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स भी शामिल हैं, और यही चीज इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये पूरी कवायद नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठाकर कुछ बड़े बिजनेस हाउसेस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए? तो सारे फैक्ट्स हमारे सामने हैं, आंकड़े, नक्शा, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज और एक ऐसे इकोसिस्टम की आवाज जिसे चुप कराया जा रहा है। ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और अनकंफर्टेबल सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाकई ये प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक जरूरी किला है, या फिर सिर्फ कमर्शियल फायदे के लिए एक प्राचीन इकोसिस्टम और वहां रहती जनजातियों का एक ऐसा बलिदान है जिसे हम चाह कर भी कभी वापस नहीं पलट पाएंगे? फैसला आप